नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में शनिवार अर्ली मॉर्निंग यानी कि तड़के हवाई जहाजों की आवाजें, तेज धमाके और धुएं का एक गुब्बारा देखा गया। रॉयटर्स को प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शहर के दक्षिणी हिस्से में हमला किया गया है और हमले कई और शहरों पर भी हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि कैराकस पर हुए हवाई हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। यह दावा वेनेजुएला की राजधानी में हुए विस्फोटों के कुछ घंटों बाद आया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता के खिलाफ सफलतापूर्वक व्यापक हमला किया है और बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए गए एक अभियान में हिरासत में लिया गया है और देश से बाहर भेज दिया गया है। हालांकि मादुरो ने वेनेजुएला में इमरजेंसी लगा दी है। ट्रंप के दावों की पुष्टि अभी वेनेजुएला की ओर से नहीं हुई है। ये घटना अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के बीच में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार वेनेजुएला में जमीनी सैन्य कार्रवाई का वादा किया है। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर निजी तौर पर दबाव डाला है कि वे सत्ता छोड़ दें। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि मादुरो के लिए सत्ता छोड़ना स्मार्ट होगा। और वेनेजुएला सरकार का क्या बयान आया है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाऊँगी। वेनेजुएला ने अमेरिका के सैन्य आक्रमण को नामंजूर करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि कैराकस के अलावा मिरांडा, एरागुआ और ला गुएरा राज्यों में हमले हुए, जिसके चलते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर रक्षा बलों को तैनात कर दिया है। वेनेजुएला सरकार ने अपने बयान में कहा कि इस हमले का उद्देश्य यूएसए द्वारा देश के तेल और खनिजों पर कब्जा करना है। इसमें ये भी कहा गया है कि अमेरिका इन संसाधनों को हासिल करने में सफल नहीं होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये कितना बड़ा संकट पूरे विश्व के सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या इसका कोई असर भारत पर पड़ेगा? इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार प्रोफेसर मोहसिन रजा खान इस समय जुड़े हुए हैं। मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और पहला सवाल यही है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो हैं, उनको कैप्चर कर लिया गया है, उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि वो देश में नहीं है, उनको देश से बाहर भेज दिया गया है। ये कितना बड़ा हमला है अपने आप में और विश्व के सामने कितना बड़ा संकट है ये? ये बहुत बड़ी खबर है नीलू जी, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। और परिणाम क्या होंगे मैं बताता हूँ आपको। वेनेजुएला के लिए भी होंगे, क्यूबा के लिए भी हो सकते हैं और ईरान के लिए भी हो सकते हैं इसके परिणाम। अमेरिका जो है बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे ट्रंप कि यहाँ पे सरकार बदली जाए, और इसकी एक बहुत लंबी कहानी भी है। पर अगर वो इसमें कामयाब हो गए और ऐसे कामयाब हुए कि कोई अमरीकी खून ना बहना पड़ा, यानी कोई अमरीकी ना मारा गया, तो फिर वो इससे जिसे कहते हैं एम्बोल्डेंड हो जाएंगे, इससे वो और हौसला अफजाई हो जाएगी उनकी, और वो फिर कोशिश कर सकते हैं कि क्यूबा में और ईरान में भी इसी तरह तख्ता पलट हो, क्योंकि उनके भी हालात कुछ वेनेजुएला से मिलते जुलते हैं उन मुल्कों के। किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। ये दोनों मुल्क भी वेनेजुएला की तरह बहुत आर्थिक संकट में। दोनों की सरकारें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। वेनेजुएला में भी मदुरो हार चुके थे पिछले साल 2024 में इलेक्शन, और ज्यादातर लोग उनके खिलाफ थे। उनका भी एक मतलब सपोर्ट बेस था, पर कम। इसी तरह से एक छोटा सपोर्ट बेस ईरानियन रेजिम का भी है और क्यूबा में भी है। दूसरा, इन्हीं की तरह जैसे इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, यानी कि $15,000 होती थी वेनेजुएला की पर पर्सन 2010 तक, और आज $4,000 है, एक चौथाई। इसी तरह से क्यूबा की भी बहुत बुरी हालत है, और बल्कि क्यूबा वेनेजुएला पे ही निर्भर था बहुत ज्यादा तेल के लिए और आर्थिक समर्थन के लिए। इसी तरह से ईरान की भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इनकम गिरती जा रही है और ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सैंक्शंस हैं, तो गवर्नमेंट पॉपुलर नहीं है। तो ईरान के ऊपर ट्रंप जी का फोकस है, और क्यूबा पे उनके फॉरेन मिनिस्टर यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो खुद क्यूबन एक्सट्रैक्शन के, वो बहुत दिन से आइडियोलॉजिकली
क्यूबा के खिलाफ हैं और उन्होंने ही वापस एम्बार्गो ट्रंप को बोल के लगवाया। बल्कि जो क्यूबन अमेरिकन्स हैं, वो ज़्यादातर रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, तो वो भी ये सपोर्ट करते हैं, तो क्यूबा भी अगला निशाने पे हो सकता है अगर यहाँ कामयाब हुए। पर यहाँ कामयाब होंगे या नहीं, इसमें थोड़ा-सा अभी दिलचस्प है, अभी लेकिन बात जो क्लियर नहीं है। जो हमला हुआ है, जो स्ट्राइक्स हुई हैं, ये तो ज़ाहिर है कि कैरेकस जो राजधानी है, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी शहरों में भी नुकसान हुआ है, लेकिन जो आरोप डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं मादुरो के ऊपर कि भई वो नार्को टेररिज्म एक तरीके से वो चला रहे थे और ड्रग्स का धंधा करते थे। ये सारे आरोप कितने सही हैं, जहाँ तक मादुरो का सवाल है? ये आरोप सही हैं, पर मादुरो अकेले नहीं चला रहे थे। यानी कि कम से कम 5-6 मुल्क ऐसे हैं, जहाँ इस तरह का धंधा हो रहा है और वेनेज़ुएला तो सबसे बड़ा था भी नहीं इनमें। ज़्यादातर जो कोकेन आती है, वो कोलंबिया से आती है। अ वेनेज़ुएलन गैंग्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, मादुरो भी इन्वॉल्व्ड हैं, पर उनके थ्रू जाती है, वेनेज़ुएला के थ्रू, कोलंबिया के भी डायरेक्टली थ्रू जाती है और ज़्यादातर जो है वो कैरिबियन से जाती ही नहीं। ज़्यादातर ड्रग्स जो जाते हैं अमेरिका को, पैसिफिक से जाते हैं। तो ये नहीं हो सकता मकसद, क्योंकि मदुरो अकेले नहीं थे और मदुरो सबसे बड़े नहीं थे इस व्यापार में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ़ इसलिए मदुरो को टारगेट किया जा रहा था। बल्कि आप देखें तो एक बहुत बड़े व्यापारी, ड्रग्स के व्यापारी प्रेज़िडेंट सेंट्रल अमेरिका के जेल में थे 35 साल की सज़ा काटने के लिए। पर क्योंकि उनका कुछ ट्रम्प से कनेक्शन था और दोस्ती थी या कनेक्शंस थे, ट्रम्प ने उनको अभी माफ़ कर दिया। 2 साल ही हुए थे उनको कन्विक्ट हुए हुए। वो जेल में थे, एक्स प्रेज़िडेंट थे वो। मैं भूल गया ग्वाटेमाला या इधर इस साइड के थे। तो ये नहीं हो सकता असली असली वजह। असली वजह 3-4 थी। एक तो ये थी कि वेनेज़ुएला जो है वो अ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व्स रखता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व्स सऊदी अरेबिया या रशिया या इराक या ईरान में नहीं है, वेनेज़ुएला में है। और इसीलिए वेनेज़ुएला इतना अमीर हो गया था। और अजीब बात ये है कि इतनी बुरी सोशलिस्टिक पब्लिक सेक्टर वाली पॉलिसीज़ फ़ॉलो करी ह्यूगो चावेज़ ने, जो और फिर मदुरो ने, वो दोनों एक ही रेवोल्यूशन का हिस्सा थे। ह्यूगो चावेज़ की जो रेवोल्यूशन थी, शुरू में तो उन्होंने कुछ अच्छा किया, गरीबों में बाँटे पैसे और स्लम्स के लिए कुछ किया और हेल्थ केयर भी की और बट प्रॉब्लम ये था कि कोई एफिशिएंसी नहीं थी, स्टेट ओन्ड था, वहाँ पे करप्शन होने लगा और वो सारा इक्विपमेंट भी उनका खराब होने लगा। ऑयल फिर बाकी ऑयल बेच भी नहीं पाए, क्योंकि फिर बाद में यूएस के सैंक्शंस भी लग गए, पर उससे पहले ही उनकी ऑयल इंडस्ट्री फेल हो रही थी, तो उनकी इनकम गिरना शुरू हो गई। तो ट्रम्प इंटरेस्टेड हैं इस तेल में। इस तेल में इस तरह इंटरेस्टेड नहीं है कि वो उस तेल को चोरी करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने तेल की चोरी तो इराक से भी नहीं की इन्वेजन के बाद। अमेरिका का गोल ये है, ट्रम्प का गोल ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ना छाए, ग्रीन एनर्जी दुनिया पे, ऑयल का बोलबाला रहे, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री उनको इलेक्शंस के लिए पैसे देती है, सपोर्ट करती है और कुछ ट्रम्प के जो बेस भी है वो उस टाइप का है, टेक्सास वेक्सास से, जहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं चाहते उनके बेस वाले भी, पॉलिटिकल बेस जो है उनका, कि वो खत्म हो जाए ऑयल इंडस्ट्री। तो एक तो ये है। दूसरा आइडियोलॉजिकल है, क्योंकि ये लेफ्ट ऑफ सेंटर थे, चावेज़ और मदुरो। अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट है। नहीं, तीसरा ये तो था जो कि उद्देश्य जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको लगता है कि उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या वहाँ का रेजीम चेंज था, उनके दिमाग में ये चीज़ था, या फिर जो तेल और खनिज है उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जो आरोप वेनेजुएला अमेरिका के ऊपर लगा भी रहा है? ये ऑयल को ऐसे हथियाता नहीं है अमेरिका, या ये कहीं हथियाया नहीं है। मतलब इराक में भी इन्वेजन के बाद ऐसा नहीं था कि अमेरिका इराक का ऑयल बेच रहा था, ऐसा कुछ था नहीं। अमेरिका ने इन्वेजन किया और उसके बाद कई कंट्रीज़ की कंपनी आई और खुद इराक की गवर्नमेंट ने चुना कौन निकालेगा तेल। अमेरिका ने फैसला ये नहीं किया था। पर अमेरिका चाहता है, ट्रम्प ख़ास तौर से चाहते हैं कि ऑयल ख़त्म ना हो दुनिया से, अभी ऑयल चलता रहे और ग्रीन एनर्जी ना आए। दूसरी बात ये है कि आइडियोलॉजिकली भी वो चाहते थे कि जो राइट विंग जिसको वो रिप्रेज़ेंट करते हैं वो ताकतवर रहे। इसीलिए ट्रम्प ने इलेक्शंस में चिली में भी और होंडुरास में राइट विंग कैंडिडेट सपोर्ट किए, जो नैरोली जीत गए फिर इलेक्शन। सपोर्ट करने से मेरा मतलब ये नहीं कि इंटरफियर किया इलेक्शन में, पर अपना सपोर्ट दिया। इसी तरह से वो बोल्सोनारो को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, हालाँकि वो जेल में है, ब्राज़ील में। तो और मिले को कर रहे हैं अर्जेंटीना में, जहाँ वो अब थोड़ी प्रॉब्लम में आ रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। तो दूसरा आइडियोलॉजिकल था। तीसरा रीज़न ये था कि
वो फिर से अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में 19th सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट था एक मॉनरो डॉक्ट्रिन का कि पूरा लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका जो है वो अमेरिका का बैकयार्ड है, कोई और यूरोपियन पावर इंटरफियर नहीं करेगी। एक प्रेसिडेंट मॉनरो थे, उनकी ये डॉक्ट्रिन थी। अमेरिका ने बहुत साल तक ये फॉलो करी, किसी और को नहीं दखल करने देंगे, खुद ही कंट्रोल करते थे। तो अमेरिका को एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिस तरह से रशिया और चाइना को भी वो देने को तैयार हैं, उसी तरह से वो दुनिया को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बांटना चाहते हैं। तो अगर वेनेजुएला में तख्ता पलट हो गया तो वो एक तरह से दिखाएगा कि अमेरिका की साख है। अमेरिका में पब्लिक में इनके लिए बहुत बड़ी इंटरनल पॉलिटिकल विक्ट्री भी होगी, कि लोग तालियां बजाएंगे अंदर कि भाई फिर से आपने एक और कंट्री में डेमोक्रेसी ले आए और आप फिर से आपने अमेरिका का इन्फ्लुएंस बरकरार रखा और इतने कम कॉस्ट पे आप जीत गए। तो कुछ वो भी है। पर देखना ये है कि वेनेजुएला में वाक़ई में तख्ता पलट होगा या नहीं? ये भी तो दिलचस्प चीज़ है। नहीं, लेकिन इसका असर आप जैसे आपने क्यूबा का आपने बताया कि वहाँ पर एक असर दिख सकता है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, तो भारत में इसका कोई असर इस संकट का देखने को मिलेगा? मिल सकता है 2 तरीकों से। पहली बात तो भारत के जो इर्द-गिर्द मुल्क हैं, उनमें सबसे बड़ा चाइना है, जो भी इससे कुछ सीख सकता है कि भई अब कोई वर्ल्ड ऑर्डर तो बचा नहीं है, क्यों ना हम भी अरुणाचल हथिया लें। वो ताकतवर मुल्क है, पर वो इससे रुकेगा क्योंकि उसका हमारे साथ $100 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। तो वो हमसे पैसे कमाता है, तो वो चाहेगा नहीं कि वो बर्बाद हो। और अरुणाचल के ताइवान पे हमला नहीं करेगा चीन, क्योंकि ताइवान पे हमला करने से चीन का खुद का बहुत नुकसान हो जाएगा। ताइवान भी कर देगा और बाकी मुल्क भी कर सकते हैं, क्योंकि चीन का सारा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कोस्ट लाइन पे ही है, जो मेजर सिटीज़ भी हैं और मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है। शेनज़ेंग, ग्वांगझोउ, शंघाई, बीजिंग, सब या तो समुंदर पे हैं या समुद्र के पास हैं और इंडस्ट्रियल एरिया, तो वो वहाँ पे तो नहीं करेगा। उस इससे ये भी हो सकता है कि कहीं हम कुछ गलत इससे हमारी सरकार ना उठाने लगे कदम। ये देख के कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है और जो जंगल राज है, तो कहीं हम इस तरह की बेवकूफ़ी ना करें हमारी सरकार बांग्लादेश या नेपाल के साथ। क्योंकि अगर किया ऐसा, क्योंकि हमारे उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, लिपू लेक में नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ भी कुछ बॉर्डर की टेंशन चल रही है। तो अगर ये हमने गलती से कर दिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे ऊपर ही पलटवार हो जाए। क्योंकि अमेरिका अपने बॉर्डर पे ये सब नहीं करता है अक्सर, मतलब कनाडा, मेक्सिको के साथ अब नहीं करता है इस तरह की चीज़ें। क्योंकि इसका स्पिल ओवर हो सकता है, ये आपके पॉपुलेशन पे असर पड़ सकता है, आपके बाउंड्री के ऊपर। तो एक तो ये हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो और कुछ दूस गलती से हम भी ऐसा कुछ ना करें आस-पास, अमेरिका की देख-दाख में और चीन की देख-दाख में। तो ये भी एक रिपरकशन पॉसिबल है। और देखना ये है कि क्या अमेरिका सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अभी फ्लक्स में है सिचुएशन, मतलब अभी अनसर्टेनिटी है कि आप वेनेजुएला ये में क्या कह होने रहे वाला है। हैं कि अभी अमेरिका को पूरी सफलता वेनेजुएला पर स्ट्राइक करने के बाद नहीं मिली है। आप ये कह रहे हैं कि अभी इसको और देखना होगा कि ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है? जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी सिचुएशन इस तरह की है कि मदुरो ने तैयारी कर ली थी कई महीनों से कि कैसे सक्सेशन होगा। तो उनके वाइस प्रेज़िडेंट और उनके डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, वो अभी भी पावर में हैं और वो काफ़ी लॉयल हैं, तो वो रेज़ीम चला सकते हैं। पर मुझे लगता है अमेरिका और ट्रम्प इससे उनको ये हाज़िम नहीं होगा, हज़म नहीं होगा। वो कोशिश करेंगे कि पूरा तख्ता पलट हो और वो आएँ, क्या नाम है उनका, मारिया कोरिनो मचादो, जो जीती थी इलेक्शन 2024 में और फिर उनको करने नहीं दिया, वो भाग गईं वहाँ से और फिर उनको नोबेल पीस प्राइज़ और ये सब दिलवा दिया। तो वो चाहेंगे कि वो ही आएँ। अब देखना है कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं। मेजॉरिटी लोग तो परेशान ही हैं, क्योंकि आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं, पहले खुद मिसमैनेजमेंट से और फिर उसके बाद सैंक्शंस की वजह से। जिस तरह से ईरान में भी यही हुआ है, कुछ तो क्या मिसमैनेजमेंट है और इसी कुछ इसी सैंक्शंस। लेकिन इसे क्या हम अमेरिका की वेनेजुएला के प्रति जो एक दादागिरी है हम उसे समझेंगे और काफ़ी इसमें और भी नेशंस के प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, जैसे मैं कोलंबिया के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया देख रही हूँ। पेट्रो ने कहा है कि कैरेकस पर इस समय हमला हो रहा है, दुनिया को सतर्क होना चाहिए, वेनेजुएला पर मिसाइल हमले हो रहे हैं और
ओएएस और संयुक्त राष्ट्र को तुरंत बैठक करनी चाहिए। आप खुद अभी इसका हवाला दे रहे थे, आपने कहा कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर बचा नहीं है। आखिर यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? कभी उस पर कोई पुख्ता मतलब किसी तरीके से क्या इस पर नकेल कसने का काम डोनाल्ड ट्रंप पर करेगा या नहीं करेगा संयुक्त राष्ट्र? संयुक्त राष्ट्र की तो कोई ताकत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना है, की सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी वीटो कर सकता है और रोक सकता है, वो 5 मुल्कों में से कोई भी। तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वो वीटो कर देंगे सब कुछ। तो संयुक्त राष्ट्र कुछ कर नहीं सकता। कोलंबिया के प्रेसिडेंट को भी फिक्र तो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी थोड़ी-सी लेफ्ट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी ड्रग्स आते हैं, वहाँ से भी, तो उनको फिक्र तो हो रही है, फिक्र तो सबको हो रही है। क्यूबा के भी प्रेसिडेंट ने कहा, क्योंकि क्यूबा तो बहुत ज़्यादा निर्भर था वेनेजुएला पे, तेल के लिए भी। मैं आपकी बात से एक सवाल निकाल रही हूँ कि क्या इन जनरल जहां पर भी इस समय लेफ्ट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट्स हैं और ड्रग्स वग्स का धंधा तो ऑलमोस्ट सभी देशों में कुछ ना कुछ इस तरीके का होता ही रहता है, तो क्या अब हर उस देश में हमला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जहां पर लेफ्ट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट है, या फिर उनका कोई ना कोई हित वहां पर इन्वॉल्व है डोनाल्ड ट्रंप का? तो अब उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब पूरे वर्ल्ड पर वो चढ़ाई कर देंगे और अमेरिका में बोलेंगे कि वी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, जैसे मैंने आपको ये बताया कि मैंने आपको 3 फैक्टर दिए थे वेनेजुएला में। एक तो अटैक करने की वजह है तेल, आइडियोलॉजिकल, और तीसरा क्या कहते हैं कि वो मोनरो डॉक्ट्रिन, अमेरिका की हेजेमोनी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पर एक चौथा फैक्टर भी है, अगर वो जीते तो वो पॉपुलर हो जाएँगे घर पे, ट्रम्प, पॉलिटिकली। तो इसी तरह से जो सबसे पॉपुलर कॉज़ इस वक़्त होगा, वो क्यूबा का होगा। नहीं, तो क्यूबा से अगर मान अमेरिका। लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तो फिर तो वो अपने आप को पॉलिटिकली कंसोलिडेट करने के लिए, और अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी वहां पर होंगे, तो अपने आप को पॉलिटिकली कंसोलिडेट करने के लिए क्या वो इसी तरीके से हमले बिल करेंगे और वाहवाही बिल्कुल, लूटेंगे अमेरिका? बिल्कुल सही। अगर वो यहाँ कामयाब हो गए, अगर ये गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और अगर ये गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई, तो फिर इतना बड़ी विक्ट्री नहीं है, फिर छोटी विक्ट्री है। मदुरो को तो कम से कम ले आए। पर मुझे लग रहा है विक्ट्री हो ही जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर बच भी गई, वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर के साथ, ये कितने दिन चल पाएगी? कितने दिन चल पाएगी ये गवर्नमेंट? तो जैसी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, तो ट्रम्प इसका ढिंढोरा पीटेंगे घर पे। और आप बिल्कुल सही, आपकी नज़र है मिड टर्म के ऊपर। यही स्ट्रैटेजी नेतन्याहू ने इस्तेमाल की इज़राइल में। सबको तबाह कर दिया, लेबनान को और सीरिया को और सबको, और गाज़ा को तो कर ही दिया, और उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई घर पे। तो अब नेतन्याहू ऐसा लग रहा था कि हार जाएँगे अगला इलेक्शन, क्योंकि गाज़ा में इतनी बड़ी उनकी चूक थी, जिसकी वजह से हमला हो पाया। अब लग रहा है जीत जाएँगे। तो या सर्वाइव तो कर ही जाएँगे। तो इसी तरह से ट्रम्प, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया कि ट्रम्प अगर यहाँ जीत गए, अगर ये सरकार फ़ौरन गिर गई या कुछ महीनों बाद गिर गई और मदुरो जेल में है अमेरिका में, तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री के तौर पे दिखाएँगे ट्रम्प। ये काफ़ी नहीं होगा जीतने के लिए, क्योंकि पहले एक बार ऐसा हो चुका है कि एक लैटिन अमेरिकन डिक्टेटर को, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व्ड था, उसको अमेरिका किडनैप करके ले गया। उनका नाम था जनरल नोरिएगा, वो पनामा के प्रेसिडेंट थे। ये बुश सीनियर के ज़माने की बात है, 1990 के आसपास, 89-90 के आसपास। और उनको जाके वहाँ पे जेल में बंद कर दिया, 30-35 साल बंद रहे, वो पिछले 1-2 साल में मर गए। 35 साल तक वो जेल में बंद रहे, जनरल नोरिएगा। उससे बुश को सीनियर को कोई फ़ायदा हुआ नहीं वैसे इलेक्शन में, पर कह नहीं सकते। अगर मिसाल के तौर पे वेनेजुएला में भी जीते और क्यूबा में भी जीते, तो कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। और क्यूबा नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि क्यूबा से अमेरिका की जो दुश्मनी या राइवलरी है, जो भी आप कहें, वो कम से कम 65 साल पुरानी है। तो अ, उस 65 साल पुरानी का एक अलग वैल्यू होती है, एक पुरानी दुश्मनी की एक अलग वो होती है, पब्लिक की भी नज़र में इम्पोर्टेंस। तो अगर और क्यूबा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हालत में है, और क्योंकि इतना ज़्यादा वेनेजुएला पे भी डिपेंडेंट था पैसे और तेल के लिए, तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हालत में है। और वहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि क्यूबन अमेरिकन्स एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेरिका के अंदर, जो सपोर्ट करते हैं ऐसा एक्शन। मार्को रूबियो खुद बहुत आइडियोलॉजिकल हैं, क्यूबन अमेरिकन हैं, क्यूबा के खिलाफ हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प को पुश कर रहे हैं कि आप हमला कीजिए। तो हो सकता है कि क्यूबा में भी नहीं, तो ये तख्ता-पलट हो तो जाए। एक ऐसा कारण लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमला करने की और स्ट्राइक करने की एक डॉक्ट्रिन वो बनाते चले जा रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें अगर अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करनी है, तो या तो हम वॉर को रुकवाएंगे, या तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रुकवाएंगे, या जहां पर जरूरत है वहां पर हम स्ट्राइक करेंगे। जैसे कि जहां पे
उनको लग रहा है कि मीडिएशन से बात बन रही है, जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में किया, वो वहां पे ब्राउनी पॉइंट्स कमा रहे हैं। दूसरी तरफ वो वेनेजुएला ऐसे देश में वो हमला करके भी ब्राउनी पॉइंट्स कमा रहे हैं। तो क्या अब इनकी जो टैक्टिक्स है वो यही रहेगी और सीधा सीधा उद्देश्य मिड टर्म इलेक्शंस को जीतना है? देखिए, असली नज़र जो ट्रम्प की है वो ईरान पे है। ईरान जो है वो और किसी के इतना नज़र में नहीं है, मार्को रूबियो किसी के, पर ट्रम्प की नज़र में है, क्योंकि ट्रम्प को वो याद है 79 और 80 का मंज़र, जब रेवोल्यूशन हुई ईरान में और अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को हॉस्टेज लिया गया। ट्रम्प के दिल में वो दुश्मनी अभी तलक है और ईरान वैसे भी कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि ये रेजिम 40 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, 45 साल, 46 साल पुरानी रेजिम है, 47 साल सैंक्शंस की वजह से और कमज़ोर हो गए, मिसमैनेजमेंट की वजह से और कमज़ोर हो गए, लोग वैसे ही प्रोटेस्टर्स निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम सड़क पे। तो उनको लगता है, और इज़राइल भी बहुत दबाव डाल रहा है अमेरिका के ऊपर कि इंटरवीन करो, हटाओ इस रेजिम को। तो वहाँ से पैसे भी मिलते हैं इलेक्शन के लिए जूइश लॉबी से। तो ट्रम्प को जो प्रेशर आ रहा है जूइश लॉबी का भी, और फिर अपना खुद का जो अनुभव है जवानी का, और अमेरिका को ह्यूमिलिएट होते हुए देखने का, तो वो चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो। और इस वक़्त ईरान बहुत कमज़ोर है, ये सही वक़्त है उस पे और प्रेशर डालने का। इसीलिए उन्होंने ट्वीट भी किया था कि अगर आपने गोली चलाई उन पे, प्रोटेस्टर्स पे, तो हम इंटरवीन करेंगे अमेरिका। मुझे लगता है ये बंदर भपकी अमेरिका करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कई मार चुके हैं सपोर्टर्स, अरे सॉरी, कई मार चुके हैं रेवोल्यूशनरीज़ और प्रोटेस्टर्स ईरान की रेजिम। पर चाहता अमेरिका यही है, तो अमेरिका की, और अगर वहाँ पे भी हो गया तो और अमेरिका का उस पे भी खून नहीं बहा उसमें, तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी अमेरिका के लिए, इज़राइल के लिए, नेतन्याहू के लिए भी। तो ईरान के लिए भी खतरे की घंटी है। बिल्कुल। लेकिन बस चलते-चलते एक आखिरी सवाल कि पूरे विश्व के सामने ये कितना बड़ा संकट है और ये जो पॉलिसी अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, ये विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा भी है? देखिए, विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो टूटता जा रहा है। यानी कोई भी मुल्क जो ताकतवर होता है, वो दूसरे मुल्क पे हमला कर देता है। मैंने देखा है कि पिछले 4-5 साल से, 6 साल से चल रहा है मामला। पहले ये शुरू हुआ यूक्रेन से, तो तकरीबन 4 साल हो गए इस दौर को। और पर मैं एक बात और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये सारी जो रेजिम्स थी ना, ये डेमोक्रेटिक रेजिम्स नहीं थी, ये पॉपुलर रेजिम्स नहीं थी। जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है और पॉपुलर रेजिम होती है, वहाँ पे अमेरिका नहीं इंटरवीन कर सकता, सक्सीड कर सकता, और ना कोशिश करता है। अ, पर यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक रेजिम्स थी। क्यूबा में भी कोई इलेक्शन नहीं हुए, 65 साल से वही रेजिम पावर में है। अथॉरिटेरियन रेजिम है। वेनेजुएला में भी मदुरो अथॉरिटेरियन थे, क्रूअल भी थे, और पावर में थे बिना इलेक्शन के। बल्कि इलेक्शन हार चुके थे, 2024 में रिग किया हुआ था। ऐसे ही ईरान में 47 साल से रेजिम पावर में है, अनपॉपुलर है, प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाती है। तो वो आप खुद जब अपने पब्लिक के साथ पॉपुलर नहीं हो, तो आप कमज़ोर हो जाते हो और आपको हटाना आसान है। यही बांग्लादेश में हुआ, इंडिया ने उससे सबक नहीं सीखा। बांग्लादेश में जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहे थे, शेख हसीना, वो सारी आप इंटरनेशनल मीडिया पढ़ लीजिए, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, कुछ भी पढ़ लीजिए, सब में वो कहते हैं तानाशाह थी, ये रिग करती थी इलेक्शंस। हज़ारों लोगों को इन्होंने डिसअपियर करवाया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाई, जेलों में रखा, मार डाला, टॉर्चर किया। तो पब्लिक बहुत नाराज़ थी उनके साथ, वो उनको नहीं चाहती थी कंटिन्यू करना, इसीलिए रेवोल्यूशन हो पाई वहाँ पे सड़क पे, उनको हटा पाए। उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स मारे गए, 1500 के करीब। तो ये आपको समझना होगा, इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आप धुरंधर फ़िल्म बना के छोड़ दें, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इंटेलिजेंस का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ की पब्लिक कैसा सोच रही है, अपनी सरकार के बारे में, आपकी सरकार के बारे में। इंडिया की भी मट्टी पलीत हुई, क्योंकि हम उनको सपोर्ट करते रहे, हमारे रॉ के एजेंट भी, आईबी भी, पैसे से भी, फाइनेंस से भी, मिलिट्री से भी, हर तरह से हमने शेख हसीना को सपोर्ट किया। उसके बाद इंडिया कंटिन्यूज़ सपोर्ट उनको यहाँ पे दिया हुआ है जगह। बिल्कुल। इंडिया में, और वहाँ पे बांग्लादेश में भी हम वो कहते रहते हैं कि हमें डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है इंडिया के बतौर स्टेटमेंट से, हमारे अगेंस्ट जो यूएन में बातें करते हैं, और वो तो ये भी कहते हैं कि जो स्टूडेंट लीडर मारे गए वो रॉ के एजेंट्स ने मारे हैं। चलिए तो देखते हैं, ये तो अभी भी डेवलपिंग स्टोरी है, कितना जान-माल का नुकसान हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है कि राष्ट्रपति माडुरो को और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया है, किसी और देश में भेज दिया गया है और वेनेजुएला डटकर
बना हुआ है अपनी जगह पर कि हम इसको फाइट आउट करेंगे। तो कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी देखना होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।